दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चेरापूंजी और मौसिनराम की, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मौजूद है। ये दोनों ही जगह मेघालय के दो बहुत खूबसूरत गांव हैं, जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस बनने का कंपटीशन चलता रहता है। कभी चेरापूंजी में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है तो कभी मौसिनराम में। तो इसी तरह ये टाइटल दोनों के बीच सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से एट प्रेजेंट मौसिनराम दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। खैर आज की इस वीडियो का मकसद इस अद्भुत क्वालिटी के पीछे का कारण समझना है, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ बेसिक्स पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों चेरापूंजी मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के पास बसा एक छोटा सा गांव है, जो सी लेवल से लगभग 4267 फीट की ऊंचाई पर बने एक प्लेटू पर है। इस विलेज को सोहरा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ लगभग 70,000 खासी एथनिसिटी के लोग रहते हैं। यहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर खड़े होकर आप बांग्लादेश के मैदान आसानी से देख सकते हैं। खैर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था। इस रीजन की मेरिस्मराइजिंग ब्यूटी से प्रभावित होकर ब्रिटिशर्स यहाँ पर अर्ली 1820s में ही सेटल हो गए थे, और तो और वो उसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से बुलाते थे। और वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने इस जगह को वेटेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट होने का खिताब सबसे पहले दिया था। चेरापूंजी की इसी क्वालिटी के चलते उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल किया गया। अगस्त 1880 से जुलाई 1881 के बीच इस रीजन में 22,987 mm की रेनफॉल हुई, जिसने किसी भी साल में होने वाली रेनफॉल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1974 में इस रीजन में 2455 mm की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो कि एक सिंगल डे में होने वाली लार्जेस्ट रेनफॉल थी। लेकिन रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के चलते इस रीजन में रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते चेरापूंजी से उसका खिताब छिन सकता है। जी हाँ, IIT खड़गपुर द्वारा हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये सामने आया कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में होने वाली रेनफॉल में तेजी से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस स्टडी में दुनिया के सबसे वेटेस्ट प्लेस यानी चेरापूंजी और उसके आसपास के एरियाज के पिछले 119 सालों के डेटा यानी कि 1909 से 219 के रेनफॉल पैटर्न को स्टडी किया गया। इसमें सामने आया कि पिछले 119 सालों से इस रीजन की रेनफॉल हर साल घटती जा रही है। इस स्टडी ने इस रीजन में तेजी से हो रहे ह्यूमन एक्टिविटी इंड्यूस चेंजेस की तरफ भी इशारा किया। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि इन चेंजेस के चलते आज मौसिनराम चेरापूंजी को रिप्लेस करके वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस बन चुका है। आपको बता दें कि मौसिनराम भी मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव है, जहां हर साल 10,000 mm से भी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। ये चेरापूंजी से बाई रोड केवल 81 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, लेकिन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस केवल 15.2 किलोमीटर है। गुवाहाटी के रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक पिछले 2 दशकों से चेरापूंजी का ईयरली रेनफॉल एवरेज कुल 11,070 mm पर रुका हुआ है। लास्ट ईयर यहाँ पर केवल 8,730.1 mm ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो नॉर्मल एवरेज रेनफॉल से 35% डिक्लाइन पर है। तो इसी की वजह से अब दुनिया के वेटेस्ट रीजन का खिताब मौसिनराम को दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही रीजन एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है और सेम जियोग्राफिकल रीजन को शेयर करते हैं। ऐसे में हमें यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इन रीजन्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इन रीजन्स को समझने के लिए हमें यहाँ की ज्योग्राफी को अच्छे से समझना होगा। ये दोनों ही एरियाज मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स की सदर्न स्लोप पर लोकेटेड है। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि मेघालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक माउंटेनियस स्टेट है। माउंटेनियस के अलावा इस रीजन में न्यूमरस वैलीज और हाईलैंड प्लेटू भी देखने को मिलते हैं। यहाँ प्लेटू रीजन का एलिवेशन 150 मीटर से 1961 मीटर के बीच लाई करता है। इसके सेंट्रल पार्ट्स में खासी हिल्स मौजूद हैं, जहाँ हाईएस्ट एलिवेशन लगभग 1500 मीटर तक पाया जाता है। चेरापूंजी का सी लेवल एलिवेशन 1313 मीटर है, जबकि मौसिनराम का एलिवेशन 1401.5 मीटर है। और ये दोनों रीजन 3 साइड से खासी हिल्स को और एक साइड से नॉर्थ टू साउथ वैलीज फेस करता है, जो बांग्लादेश के प्लेन्स की तरफ जाकर खुलती है।
तो दोस्तों इसी ज्योग्राफी की वजह से यहाँ ऑरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। जब किसी वाटर बॉडी से उठकर मॉइस्ट विंड्स माउंटेन की तरफ मूव करती हैं और वहाँ माउंटेन से टकराकर हैवी रेनफॉल प्रोड्यूस करती हैं तो इसे ही ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। ऐसा ही कुछ चेरापूंजी और मौसनराम में देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कंडेंस्ड मॉइस्चर को बांग्लादेश के प्लेन्स के ऊपर लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में मदद करती हैं, लेकिन उसके बाद ये अब्रप्टली खासी हिल से टकरा जाती हैं, जिसके कारण ये कंडेंस्ड मॉइस्चर रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसी ऑरोग्राफिक रेन तो पूरे हिमालयाज के अक्रॉस होती है, फिर चेरापूंजी और मौसनराम में ऐसा क्या है कि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है? दोस्तों इसका कारण है इस एरिया का तीनों साइड से माउंटेनियस बैरियर से घिरा होना, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट विंड्स एक फनल शेप्ड रीजन में ट्रैप हो जाती हैं और राउंड द सीजन हैवी रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि माउंटेनियस चेरापूंजी और मौसनराम की यूनिक फनल शेप्ड ज्योग्राफी उसको इतनी हाई रेनफॉल प्रोवाइड करने का मेन रीजन है। दोस्तों चेरापूंजी और मौसनराम की मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी ज्यादा रेनफॉल होने के बाद भी विंटर्स में यहाँ पानी की एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको धरती का वेटेस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। इतने हाई एलिवेशन पर होने के साथ साथ किसी रिजर्वायर का ना होना इसका एक मेन कारण है। मॉनसून में यहाँ भारी बारिश तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ का सारा रेन वाटर बांग्लादेश की तरफ डाउनहिल स्लोप में बह जाता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ एक सीनिक व्यू प्रोवाइड करता है। और इसी के चलते बांग्लादेश के प्लेन पूरे साल या तो लश ग्रीन होते हैं या फिर वाटर लॉग्ड। लेकिन इसी वजह से मीटर में यहाँ पानी की इस कदर शॉर्टेज देखने को मिलती है कि लोगों को पानी भरने के लिए कई कई मीलों तक चलकर जाना पड़ता है। और तो और पीने के पानी के लिए उन्हें 25 साल पहले बनाई गई गवर्नमेंट पाइपलाइन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सप्लाई केवल दिन में 2 बार आती है और वो भी बैक्टीरियाज और कोल माइंस के रन ऑफ से कंटेमिनेटेड होती है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात है वो है इन दोनों रीजन्स के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होने वाली रेनफॉल के डिक्रीजिंग पैटर्न्स। और ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लगभग 64% फॉरेस्ट से, 30% ब्रह्मपुत्र वैली से और बाकी बचा रीजन स्टीप स्लोप्स, हिल्स और माउंटेन से घिरा हुआ है। और तो और ये रीजन केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के वेटेस्ट रीजन में टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। ये रीजन लगभग 2000 mm ऑफ रेनफॉल एनुअली रिसीव करता है, जो मेनलैंड इंडिया की मीन एनुअल रेनफॉल से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है। इस रीजन में इंडिया का हाईएस्ट वेजिटेशन कवर पाया जाता है। और तो और ये दुनिया के 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से भी एक है। इन सभी फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि ग्रीनरी और क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी के लिहाज से ये रीजन इंडिया के लिए कितना क्रिटिकल है। लेकिन एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज इस रीजन की इकोनॉमी की बैकबोन है। यहाँ की पॉपुलेशन का लाइवलीहुड मेनली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जैसी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। लेकिन इस रीजन का 60% क्रॉप एरिया रेनफेड एग्रीकल्चर के अंडर आता है, जिसके चलते इस रीजन का पूरा सस्टेनेंस सीजनल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर है कि इस रीजन के रेनफॉल पैटर्न में कोई भी चेंज यहाँ की सोसाइटी की इकोनॉमी और लोगों के वेलबींग को सीवियरली अफेक्ट करता है। इसलिए ये कंसर्न की बात है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? वाटर की शॉर्टेज को और रेनफॉल में होते डिक्रीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।